हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन, जो कि आपके यूपी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि भी हाल में एग्ज़ाम आने वाला है यूपी एसआई और लेखपाल के, तो इनमें यूपी स्पेशल कह लीजिए, चाहे यूपी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप कापी और पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि इसमें जो टॉपिक होंगे, जो भी टॉपिक मार्क किए जाएंगे, आप इस टॉपिक को अपने कापी पे लिखते चलें और नोट्स बनाते चलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का नाम। उत्तर प्रदेश कब पड़ा? सन 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम था आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक है। इसके बाद 1937 में इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, और इसी को हम इंग्लिश में कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस। क्या कहते थे इसको? यूनाइटेड प्रोविंस। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर किया गया उत्तर प्रदेश। और यही 24 जनवरी आपकी है जिसको हम मनाते हैं स्थापना दिवस के रूप में। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी कब कब बदली गई। ये भी आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 में आगरा थी, ठीक। 1858 में, यानी 1857 के विद्रोह के बाद इसकी राजधानी इलाहाबाद कर दी गई, ठीक है। इसके बाद 1921 में इसकी राजधानी लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। इलाहाबाद से लखनऊ 1921 में इसकी राजधानी स्थानांतरित कर दी गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि एक पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? तो पुनर्गठन आयोग आपका बना था 1 नवंबर 1956 को। अब पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी थी उस समय? क्योंकि राज्य भाषाई आधार पर और संस्कृति के हिसाब से बंटवारा चाहते थे। तो केंद्र सरकार ने उस समय एक पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। उस आयोग की ये थी कि उसने सीमाओं का निर्धारण कर दिया और ऐसा कहा कि अब भाषा के आधार पे या संस्कृति के आधार पे आप एक अलग क्षेत्र का बंटवारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम राजकीय चिन्हों की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है हमारा 12 सिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉन्च। वृक्ष है अशोक, पुष्प पलाश या टेसु भी बोलते हैं इसको, और खेल है हॉकी। ये उत्तर प्रदेश की है राजकीय चिन्ह। नेक्स्ट है हमारा इसमें राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह क्या होता है? जैसा कि आप कोई भी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट खोलते हैं तो एक ऐसे गोल सा आता है, इसमें यहाँ पे 2 मत्स्य होती हैं, मछलियाँ होती हैं, और यहाँ तीर धनुष बना होता है। ऐसे एक तीर धनुष बना होता है, ठीक है। अब इसमें बीच में ऐसे नदी आकार के 2 चिन्ह बने होते हैं। तो ये सिंबल प्रदर्शित किसको करते हैं और ये सिंबल अपनाया कब गया, ये सबसे जरूरी। तो ये सिंबल राजकीय चिन्ह हम अपनाए थे सन 1938 में, और ये मत्स्य जो है ये प्रदर्शित करता है अवध प्रांत को। तीर धनुष प्रदर्शित करता है बुंदेलखंड को। और ये जो 2 नदियां हैं ये गंगा और यमुना हैं, गंगा और यमुना। अब ये जहाँ मिलती हैं वो किस जिले को प्रदर्शित करेंगी? तो ये प्रदर्शित करती हैं प्रयागराज, जिसका नाम पूर्व में क्या था? इलाहाबाद, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि राज्य का विधानमंडल कैसा है। तो राज्य का विधानमंडल है हमारा द्विसदनात्मक। राज्य का विधानमंडल है द्विसदनात्मक।
अब यूपी के साथ कितने राज्यों के विधानमंडल द्विसदनात्मक हैं? तो कुल 8 राज्यों के विधानमंडल द्विसदनात्मक हैं। कुल 8 राज्यों हैं, उसमें यूपी इंक्लूड है। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में कुल विधानमंडल की सीटें कितनी होती हैं, चाहे विधानसभा की सीटें कितनी है इसकी? तो सीटें टोटल 404, यानी 403 प्लस एक सीट आंग्ल इंडियन की होती है। आंग्ल इंडियन उन्हें कहा जाता है कि जो जिनके माता या पिता उनमें से कोई एक भारतीय हो या भारत का निवासी हो या भारत की नागरिकता प्रदान किया हो। अब यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं? तो यूपी में लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई हैं 80 और राज्यसभा की सीटें वर्तमान में हैं 31। ये है आपकी राज्यसभा और ये है लोकसभा। आपने कभी भी चुनाव के पहले एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव प्रचार करने आती है तो उसका ये कहना है कि अगर यूपी की सीटें आपने ज़्यादा जीती तो लोकसभा में आपकी बहुमत से सरकार बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? तो उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 18 मार्च 1866 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। 18 मार्च 1866 को इसकी स्थापना की गई। अब इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 160 निर्धारित की गई है। ये न्यायाधीशों की संख्या हम प्रति वर्ष अनुशंसा की जाती है। अनुशंसा करने के बाद इसे परिवर्तित किया जा सकता है। ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अब आएंगे हम उत्तर प्रदेश पे देखेंगे। उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है। उत्तर प्रदेश एक सीमांत राज्य है। अब ये सीमांत राज्य कहते किसको हैं? तो जो भी स्थल से चारों तरफ से घिरे होते हैं वो क्या कहेंगे? सीमांत। और जो राज्य सीमा चारों ओर से सीमा से घिरा है उसे कहेंगे हम सीमांत राज्य। उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक। केंद्र शासित प्रदेश इसमें आपका दिल्ली होगा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी यहाँ पे नेपाल होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि ग्लोब पर इसकी स्थिति कितनी होती है। तो उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति है, ग्लोब पर स्थिति। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो आप इसे नोट करते रहें। 23 डिग्री 52 से 30 डिग्री 24 अंश उत्तरी अक्षांश व 77 डिग्री 5 अंश से 84 डिग्री 38 अंश पूर्वी देशांतर ये ग्लोब पर आपको स्थिति ऐसे याद रखनी पड़ेगी। उत्तरी अक्षांश पे कितनी है? 23 डिग्री 52 अंश से 30 डिग्री 24 अंश और पूर्वी देशांतर पे कितनी है? 77 डिग्री 5 अंश से 84 डिग्री 38 तक। ठीक है। अब हम आते हैं कि उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक क्षेत्रफल कितना है, चाहे लंबाई कितनी है। तो पूरब से पश्चिम इसका 650 किलोमीटर का एरिया है, जबकि उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है। अब इसका कुल क्षेत्रफल हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है। कुल कितना है? 2,40,928 वर्ग किमी। ठीक है। ये उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति
कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इसे 3 भागों में बांटा गया है और ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश किसका भाग है, तो आपका आंसर सीधे होगा उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने अभी कहा कि कितने भागों में बटा है, तो ये कुल 3 भागों में, भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से ये 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है इसका भांबर व तराई क्षेत्र, ऊपर का हिस्सा, जो कि शुरू होता है आपके सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक। कुशीनगर हो गया। नेक्स्ट आपका है मैदानी भाग और सबसे निचला हिस्सा होता है पठारी भाग। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले भांबर व तराई क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो सहारनपुर से कुशीनगर तक ये 34 किलोमीटर से शुरू होते हैं। कितने शुरू होते हैं? 34 किलोमीटर की चौड़ाई में है। ये 34 किलोमीटर की चौड़ाई से यहाँ आते आते ये कुशीनगर तक लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। भांबर व तराई क्षेत्रों की एक कमी होती है कि यहाँ पर बाढ़ आती है और ये दलदल वाला इलाका है और यहाँ पर जो आपके पानी का लेवल है ये ऊंचा होता है। जैसे कि आप यहाँ मेरठ है, सहारनपुर है, सहारनपुर में घास पाए जाते हैं, जो घास लंबे होते हैं, साल हुआ, यहाँ पे तेंदू पत्ते भी पाए जाते हैं, जो चौड़े वाले पत्ते आपके होते हैं, जिनमें आप अक्सर वो खाने के जो कटोरी चाहे प्लेट बनाई जाती है वो यहाँ से सारे पत्ते आते हैं। तो यहाँ की जो घास होती है, चाहे जो भी पेड़ होते हैं, ये ऊंचे होते हैं। ठीक, उसके बाद पानी का लेवल ऊपर होने की वजह से यहाँ पे कौन कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा होती हैं? तो गन्ना और धान की फसलें सबसे ज़्यादा होती हैं। आपने सुना होगा कि मेरठ का गन्ना फेमस होता है, वो लाल होता है, ऐसा कहा जाता है। तो पानी की अधिकता की वजह से ये 2 चीज़ की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। पानी की अधिकता की वजह से एक तो बाढ़ आएगी, ये यहाँ पे कमी है, और दूसरी चीज़ दलदली इलाके यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा हिस्सा है मैदानी भाग। मैदानी भाग 80 से लेकर 300 मीटर तक ऊंचे पाए जाते हैं। 80 से लेकर 300 मीटर तक ऊंचे पठार कह लीजिए, पठार पाए जाते हैं। तो मैदानी भागों में क्या होता है? मैदानी भागों में एक तो बाढ़ नहीं आती है, पीने योग्य पानी मिलता है, जो कि आपके भांबर और पठारी भागों में नहीं मिलता है। ठीक है, तो 80 से 300 मीटर ऊंचे पठार पाए गए। तो यहाँ पे 2 तरह की किस्में होती हैं। एक होती है खादर क्षेत्र, 2 तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं यहाँ पे, खादर क्षेत्र और एक होता है बांगर क्षेत्र। ठीक है, अब खादर क्षेत्रों की ये होती है कि एक मृदा का अवक्षेप, जैसे कि अगर मान लीजिए पानी आया कुछ अधिक मात्रा में, तो क्या हुआ? मिट्टी की एक लेयर काट के लेके चला गया। फिर अगर पानी की अधिकता होती गई तो खादर क्षेत्र में कुछ ज़्यादा मिट्टी कट गई, तो ये क्या होगा? ये उपजाऊ रहेगी नहीं। तो ये क्षेत्र धीरे धीरे बीहड़ हो जाते हैं। जैसे कि यमुना का किनारा, चाहे आप चंबल का बीहड़ ले लीजिए, तो वो कौन से क्षेत्र हैं? खादर के क्षेत्र हैं। ठीक है, अब मैदानी भागों में एक तो पीने योग्य पानी है और यहाँ पर जो फसलें पाई जाती हैं, फसल गन्ना धान तो होता ही है, प्लस इसके साथ गेहूँ भी होता है, आप अरहर भी उगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक, हरी सब्जियाँ, ये आप सालों साल यहाँ पे इस चीज़ की खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है पठारी भाग। पठारी भाग 300 मीटर से लेके 600 मीटर ऊंचे पठार चाहे पहाड़ पाए जाते हैं। अब पठारी भागों में क्या होता है? एक तो पीने योग्य पानी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक होती है खनिज संपदा। अब यहाँ होते कौन से हैं? मिर्ज़ापुर हुआ, ललितपुर हुआ, झांसी हुआ, इलाहाबाद, ये सारे किस में आएंगे? आपके पठारी भागों में आते हैं। अब इसमें क्या होता है खासियत? आपने सुना है मिर्ज़ापुर और सिंगरौली, यहाँ पे कोयले की खदान है। आप यहाँ ललितपुर में आएंगे, ललितपुर में यूरेनियम का भंडार होता है। वैसे हम यूरेनियम का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं यहाँ के, क्योंकि यहाँ 100 में
नियर बाई 0.7% यूरेनियम पाया जाता है यूरेनियम, लेकिन हम इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पठारी भाग हो गया। अब पठारी भागों में एक तो पीने योग्य पानी न होने की वजह से क्या होती है, यहाँ पे लोग निवास नहीं कर सकते हैं। यहाँ अधिकतर पिछड़ी जातियाँ निवास करती हैं, जैसे कि आदिवासी कह लीजिए। ये आपके आप सोनभद्र आ जाइए, चाहे यहाँ ललितपुर आ जाइए, तो आपको क्या मिलेंगी, पिछड़ी जातियाँ मिलेंगी। ठीक है, जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं, ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाई जाती हैं। अब उत्तर प्रदेश की हम जलवायु की बात करते हैं। जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु मानसूनी होती है, वह उष्णकटिबंधीय भी होती है। अब उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पे 3 जलवायु पाई जाती है। 3 जलवायु में सबसे पहले हम आते हैं ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की खासियत और नुकसान। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। ये हम मैदानी भागों के लिए बता रहे हैं, लेकिन जब यही आप पठारी भागों में जाएंगे तो ये 47 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ जाता है तापमान। ठीक है, अब यहाँ पर पश्चिमी हवाएं जब चलती हैं तो इसे लू बोलते हैं। इसकी टाइमिंग होती है 10 बजे से 5 बजे तक। आपकी जो हवाएं चलती हैं पश्चिमी हवाएं गर्मी में, इसे लू बोला जाता है। अब गर्मी बढ़ती कैसे, अपने यहाँ ये जरूरी है। सूरज की किरणें कर्क रेखा की तरफ जिस धीरे धीरे बढ़ती हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। लेकिन जब कर्क रेखा एकदम सीधी पहुंच जाती है, यानी जून के पहले सप्ताह में, तो आपको क्या महसूस होगा, मई जून में क्या महसूस होगा, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। जब वो कर्क रेखा पर क्या होती है, एकदम सीधी सूरज की किरणें पड़ती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें गर्मी महसूस होती है। और ये गर्मी की टाइमिंग आपकी होती है अप्रैल से लेकर सितंबर तक आपको गर्मी। फिर बीच बीच में अब जून के तीसरे सप्ताह से दूसरा है हमारा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब शुरू होता है, तो जून के तीसरे सप्ताह में जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं आती हैं, ये एक तरफ हमारे बारिश करते जाती हैं, यानी इधर से आई बारिश करते गई और कुछ इधर निकल गई और कुछ इधर। तो ये हिमालय की पहाड़ियों से टकराकर फिर जब वापस आती हैं तो ये फिर बाद में बारिश करती हैं, यानी सितंबर के महीने के आखिरी में ये बरसात होती है। तो जून के तीसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश में मानसून प्रवेश करता है। तो प्रवेश करता है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है आपकी गोरखपुर में, 152.4 सेंटीमीटर बारिश होती है। सबसे कम होती है आपकी मथुरा में होती है 54.4 सेंटीमीटर बारिश होती है। ठीक, अब जून से लेकर जब भी आपकी बरसात की मौसम होती है, जून से सितंबर, तो इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 83% वर्षा हो जाती है। बाकी जो 17% आपका बचा, 17%, ये आपकी या तो जाड़े के मौसम में होगी, या शीत ऋतु कहें उसको, या तो आपकी ग्रीष्म ऋतु में होगी, वो 17% होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है शीत ऋतु। हाँ, एक बात और कि वर्षा की अवधि कितनी होती है, अधिकतम और न्यूनतम। तो अगर आप गोरखपुर में हैं, अगर आप गोरखपुर चाहे उसके आसपास हैं, तो गोरखपुर में अधिकतम वर्षा की अवधि होती है 56 दिन। और अगर आप मथुरा में हैं तो ये अधिकतम होगा 32 दिन। ये बारिश का डे है। ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है तो अधिकतम कितने दिन होती है। तो गोरखपुर में अधिकतम 56 दिन और मथुरा में अधिकतम 32 दिन ही वर्षा होती है। नेक्स्ट है आपका शीत ऋतु। शीत ऋतु आपका कब प्रारंभ होता है, तो शीत ऋतु नवंबर से प्रारंभ होता है। ठीक, नवंबर से प्रारंभ होता है और जनवरी में ये अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। जनवरी में उच्चतम स्तर का मतलब यहाँ पे तापमान कितना हो जाएगा,
न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया अधिकतम 24 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाते हैं तापमान। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पठारी भागों में तराई क्षेत्रों की अपेक्षा ठंड शीत ऋतु का प्रभाव कम होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जो भी आपके दोस्त या फ्रेंड जो भी तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।